दोस्तों KVS PRT 2023 में इस समय NCERT से सीधे सीधे जो आपकी किताबें चलती हैं क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात करें तो वहाँ से आपके रिमझिम पुस्तक से हिंदी के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं 7 से 8 सवाल जो है हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं। पहला जो है जब हम बात करते हैं पहला वीडियो क्लास फर्स्ट की अगर हम बात करें NCERT रिमझिम पूरा का पूरा 23 पाठ का सारांश जो है वो KVS 2022 नाम की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो भी आपको पूरा सारांश मिल जाएगा। इसे पढ़ करके ज़रूर जाइए, 7 से 8 नंबर बहुत होते हैं। क्लास सेकंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हिंदी पुस्तक की जो सारांश की बात है तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर दिया हुआ है चैप्टर 1 वो है ऊँट चला। कविता के सारांश में क्या है, कहते हैं कि प्रस्तुत कविता जो है ऊँट चला प्रयाग शुक्ल जी की जो है वो कविता है। इसमें कहते हैं कविता में कवि ने एक ऊँट के क्रियाकलापों का वर्णन किया हुआ है। किसमें कहते हैं कवि कहता है कि ऊँट जो है जो ऊंचा ऊँट है वो हिलता डुलता चला जा रहा है, ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ उठाए ऊँट जो है वो चल रहा है, ऊँट बोझ लेकर बालू में भी चल सकता है। कभी कहता है कि जब ऊँट थक कर बैठता है तो वह किस करवट बैठेगा किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से काव्यांश दिया हुआ है और उसी का जो सारांश है वो मैंने आपको अभी अभी बताया है। दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसमें है भालू ने खेली फुटबॉल। यहाँ पर कहानी के सारांश को लेकर के बात करें तो सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आगे यहाँ पर आपसे कहते हैं कि एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी एक भालू सैर करता हुआ जामुन के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वहां उसने जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे को पड़ा देखा। उसने शेर के बच्चे को समझा कि यह फुटबॉल है और उसने जोर से अपने पैरों से उसे उछाल दिया। घबराया शेर का बच्चा दहाड़ा और उसने पेड़ की एक डाल जो है वो पकड़ ली, परंतु डाल टूट गई। भालू को मामला समझ में आ गया। उसने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को पकड़ लिया, किंतु यह क्या, शेर का बच्चा जो है वो भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। इस प्रकार भालू ने शेर के बच्चे को एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार अपने पैरों से मारकर उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, किंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर भालू अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इस बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और पेड़ की डाली भी टूट गई। पेड़ की टूटी डाली देखकर माली जो है वो शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और उसे हट जाने की मांग करने लगा। ये पूरी कहानी है और इसी का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से आपको लगेगा भी नहीं कि माली इसमें है और आपसे पूछ लेगा कि माली का क्या कुछ था। ऐसे में माली ने क्या किया जो भी था तो वो बरस पड़ा और हट जाने की मांग करने लगा। इन्हीं में से बीच में से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। शेर के बच्चे ने माली से कहा कि ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें जुर्माना दे दूंगा। माली ने कहा कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, तो ये था दूसरे चैप्टर का सारांश समरी। तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, यह है आपका NCERT क्लास सेकंड रिमझिम पुस्तक से म्याऊं म्याऊं। और कविता के सारांश की अगर हम बात करें तो ये कवि धर्मपाल शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई। आगे आपसे कहते हैं कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक जो है नोक पर जो है वो क्या है चूंटी काट ली। ठीक है, लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सामने चूहिया को देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी। वह चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगी। बस इतना ही सारांश था। आगे चैप्टर 4 है आपका अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। पूरी की पूरी कहानी है, पूरी तरीके से कहानी है। बस इसका सारांश क्या कुछ है जिस्ट वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ऐसे में समरी, हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। आदमी ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो उस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज जो है वो हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। आगे कहते हैं आपसे कोट, उसने अपने दोनों हाथों से शरीर को लपेटा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। उसे कोट उसके शरीर पर ही रहा। हवा जो है अब थक चुकी थी। ऐसे में अब सूरज की बारी थी। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गए तुम्हारी ताकत को। तो ये 4th चैप्टर था। 5th चैप्टर में है दोस्त की मदद।
किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक तेंदुआ वहाँ पर आया। एक तेंदुआ वहाँ आ गई, ठीक है। दोनों जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़ती हुई अपनी मान में पहुंच गई, किंतु धीमी चाल के कारण जो कछुआ है वो तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुए ने अपने दांतों और नाखूनों से उसे खाना चाहा, किंतु सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कछुए की खाल जो है वो मोटी थी। उसकी सख्त खाल खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा, तेंदुआ जी, कछुए की खोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे पानी में फेंक दो। पानी में इसका खोल जो है वह नरम हो जाएगा। चाहे तो आप आजमा करके इसे देख सकते हैं। तेंदुए ने लोमड़ी की यह बात मान ली और कछुए को पानी में फेंक दिया। इस प्रकार कछुआ पुनः पानी में पहुंचा और उसकी जान जो है वो बच गई। ठीक है, तो ये था आपका जो है 5th का आपका एक तरीके से सारांश समरी। आगे है बहुत हुआ। चैप्टर 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बहुत हुआ एक कविता है और इसके कवि हैं हरीश निगम जी। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। बच्चों के माध्यम से भी कवि कहता है कि हे बादल भैया, अब पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। रात भर वर्षा होने के कारण घर के चूने से हम सबको नानी याद आ गई। हम कहाँ जाएं, कहाँ खेलें, चारों तरफ कीचड़ और पानी है। घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजड़े में बंद सुग्गे यानी कि तोते के जैसे हो गई है। आगे यहाँ पर बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी धूप खिलाएं। बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटने की दुआ करें। फिर है 7वां चैप्टर मेरी किताब। कहानी का सारांश क्या है? माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपने बहन के पास भेजा। मौसी प्यार से वीरू को अंदर ले गई। बैठक में जाते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। अब कितनी लंबी दीवारें थी? आपसे चैप्टर का नाम बोलेगा, चैप्टर का ये बोलेगा और बोलेगा कि कितनी दीवारें थी। तो 2 लंबी दीवारें थी। वीरू इन किताबों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। आगे है बाद में साहस करके वीरू ने मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने वीरू को ढेर सारी किताबें दिखाईं और कहा कि जिस तरह से किताबें तुम्हें पसंद हैं मैं तुम्हें दे सकती हूँ। आगे यहाँ पर वीरू ने अपनी मौसी से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी किताब पसंद है। तब मौसी ने वीरू को एक किताब पकड़ाई और उसे पढ़ने के लिए कहा। वीरू इतनी मोटी किताब देखकर घबरा गई। मौसी ने उसे दूसरी किताब दी। इस पर वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तब मौसी ने वीरू को एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब देखते हुए कहा कि यह किताब बहुत पतली है और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कम चीज़ें हैं। तस्वीरें भी जो है वो छोटी छोटी दी हुई हैं। ये सारांश था। फिर है 8वां तितली और कली। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ से सवाल आपका जब हम बात करते हैं 21 फरवरी का 2023 का जो KVS PRT पेपर था, वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तितली और कली शीर्षक जो कविता है वो कवयित्री शोभा देवी मिश्र की है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रचना किसकी है। ठीक है, आगे आपसे कहते हैं, कविता में कवयित्री कहती हैं कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई है। एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम जागो, अपनी आंख खोलो और हमारे संग खेलो। अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली जो है वो छिटक कर खिल उठी और कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। बस इतना ही था इसमें। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, बुलबुल। पाठ का सारांश में क्या है? प्रस्तुत पाठ में बुलबुल चिड़िया के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जो चिड़िया काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, उसे समझ लेना चाहिए कि वो चिड़िया बुलबुल है। बुलबुल की पूँछ के सिरे का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। कहते हैं उसका बाकी शरीर जो है भूरा और सिर का रंग जो है वो काला होता है। तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसे मनुष्य से बिल्कुल ही डर नहीं लगता। ये सारे पहचान है जब हम बुलबुल की बात करते हैं। किसी किसी बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलंगी होती है। आगे आपसे कहते हैं उसे सपाही बुलबुल बोलते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, फल और सब्जी भी खाती है। अमरूद और मटर के खेत पर भी हमला करती है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास
छोटे पौधों के पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला एक सुंदर कटोरे के जैसा दिखता है। एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। हल्के गुलाबी रंग के होते हैं वो। इन अंडों व ध्यान से इन्हें देखने पर कुछ लाल और कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियाँ दिखाई देती हैं। तो कौन कौन सी बिंदियाँ दिखाई देती हैं? लाल है, भूरी है, बैगनी है। यही कलर आपके ऑप्शंस में आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि आखिर इनमें से क्या सही होगा। 10वें चैप्टर की बात करें, यहाँ पर मीठी सारंगी। कहानी के सारांश की बात करें, गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। एक रात जब उसने अपनी सारंगी बजानी शुरू की तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे। गांव वाले कहने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है, अब कितना आनंद आ रहा है। पास ही भोला नाम का एक व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था। सोचने लगा यदि मीठी सारंगी है तो इसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ। सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सारंगी वाले के पास बैठ गया ताकि उसका मुंह मीठा हो सके। रात के करीब 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना जो है वो बंद कर दिया। गांव वाले पुनः मीठी सारंगी की प्रशंसा करने लगे। उसकी बात सुनकर भोला ने सोचा कि सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते। रात में गांव वाले सो गए तथा सारंगी वाला भी अपनी सारंगी को सिरहाने रख करके सो गया। तब भोला चुपके से उठा, सारंगी उठा ली और उसे चुपके से चाटा, पर उसे कुछ भी मिठास जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। उसने सारंगी के छेद को मुंह के पास ले जाकर के उसे उड़ेला, पर सारंगी से एक भी बूंद जो है मीठी बूंद नहीं निकली। गांव वालों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझुलाया और सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर के फेंक दिया। सवेरा होने पर जब लोगों ने सारंगी और उसके स्थान पर नहीं पाया तो बड़े ही दुखी हुए। लोग कहने लगे कि बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। गांव वालों, नाम ही भूला है भैया, ध्यान से देखिएगा। गांव वालों की बात सुनकर भोला जो है बेफर पड़ा। क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरीके से चाटा भी था, पर जरा भी मिठास उसमें देखने को नहीं मिली। तुम लोग झूठ ही बाबा जी की तारीफ कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। गांव वालों ने भोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो ये था सारांश। जब हम बात करते हैं आपकी 10वें चैप्टर का 11वां में टेसू राजा बीच बाजार, इसमें है निरंकार देव सेवक द्वारा रचित ये कविता है। एक लोकगीत पर आधारित है। इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे हैं। वह प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं। कंबल में कितने खाने हैं, तो भला भीड़ क्यों बताने लगी। कहते हैं झुंड में उतनी ही भेड़ें हैं। यहाँ पर एक झुंड में उतनी ही भेड़ें होती हैं जितने कि एक पेड़ पर पत्ते। अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। इसका उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर कपड़े, गोपी के घर उतने ही कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते। निष्कर्ष निकलता है कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहते हैं कि मुझे भी 4 अनार दे दो। तो ये संख्या आपको याद रखनी है जो आपसे सारांश में समरी में पूछा जा सकता है। चैप्टर 12 में है बस के नीचे बाघ। कहानी क्या है, एक किसी जंगल में एक छोटा बाघ जो है वो खेल रहा था। खेलते खेलते जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। वहाँ पर एक बस खड़ी थी। बस का दरवाज़ा खुला था। बाघ अपने पंजे को सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। बाघ ने देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर पीछे वाले मिरर की बात की जा रही थी। बाघ ने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर छोटी लड़कियाँ बैठी थीं। बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बाकी लोग भी बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भागने लगे। लोगों को भागता देखकर बाघ घबरा गया और उसने बस के आगे वाले पहिए के पास जा कर के दुबक गया, किंतु वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। आगे कहते थोड़ी देर बाद बाहर निकला और बस के सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से काफ़ी लोगों से भरी बस आ रही थी। बाघ सोचने लगा कि आखिर उसे देखकर लोग क्यों भाग गए। तो ये 12वें चैप्टर का था आपका। 13वां है सूरज जल्दी आना जी। कविता का सारांश अगर मैं बात करूं, रमेश तालंग जी की कविता है ये। इस कविता में बच्चे सूरज से जल्दी निकलने का आग्रह जो है वो कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि चारों तरफ कुहासा कोहरा फैला हुआ है, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या ऐसे कोई किसी के घर टिकता है? बच्चे सूरज से सच बताने के लिए कह रहे हैं। कल की बारिश में जो कपड़े भीग गए थे वह अब तक गीले हैं। दीवार और दरवाजे पर सबके सब गीले हैं, सीले हैं, माफ़ी चाहेंगे। आगे यहाँ पर बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि बहाना छोड़कर जल्दी आ जाओ। 14वां चैप्टर है नटखट चूहा। एक बड़ा ही नटखट, शरारती और चालाक चूहा था।
वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि बारिश के कारण बिल में रहते बहुत दिन हो गए, आज मैं शहर जाऊंगा। यह सोचकर नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक दुकान, कपड़े की दुकान दिखाई पड़ी। चुपचाप दुकान के अंदर चला गया। दुकानदार ने चूहे को देखा तो उसने चूहे से पूछा कि वह उसकी दुकान में क्या कर रहा है। चूहे ने दुकानदार से बताया कि वह अपनी अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया है। दुकानदार ने कहा कि वह चूहे को कुछ भी नहीं बेचता। यहाँ पर आगे है कि इस पर चूहा क्रोधित हो उठा और गीत गाने लगा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यह सुनकर दुकानदार डर गया। चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। फिर है कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा जो है दर्जी की दुकान के पास गया। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और अच्छी टोपी सिलने को कहा। दर्जी ने चूहे को डांटा और कहा कि उसके पास समय नहीं है। चूहा फिर से वही गीत गाने लगा। इस पर दर्जी घबरा गया। डर के मारे उसने सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने इस टोपी को पहना, आईने में अपने चेहरे को निहारा। टोपी तो एकदम सादी है, चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वो एक दुकान पर पहुंचा जहां सुनहरे रुपहले सितारे बिक रहे थे। चूहे ने दुकानदार से कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। इस पर दुकानदार क्रोधित होकर कहा कि भाग जाओ यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इस पर चूहे को गुस्सा आया और इस वाक्य को दोहराया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। चूहे की धमकी सुनकर दुकानदार डर गया और चूहे से कहा कि वह टोपी में रंग बिरंगे सितारे टांक देगा। जब टोपी तैयार हो गई, चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने के सामने निहारा और सोचा, मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा। आगे कहते हैं यहाँ पर, चलकर उसने चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। चूहा जो है वो राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। इस पर राजा ने उत्तर दिया, वाह, तुम तो एकदम से राजकुमार लग रहे हो। अच्छा तो फिर उतरो सिंहासन से। चूहे ने झट से बोला, यहाँ मैं बैठूंगा। सुनकर राजा जो है वो चूहे पर हंसा। ऐसे में चूहे को भाग जाने को कहा। उसने यह सिंहासन चूहे के लिए नहीं है। उसने ऐसा कहा कि यह सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल राजा ही इस पर बैठता है। इस पर चूहे ने, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। उसने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। भयवश उसने चूहे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। चूहा काफ़ी देर तक सिंहासन पर बैठा रहा, फिर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। उसके सभी साथी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो ये था जो है सारांश 14वें चैप्टर का। इक्की दुक्की की बात करते हैं। कहानी का सारांश यहाँ पर है। एक केसवाली और दोन केसवाली करके नामक दो बहनें थीं। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर अम्मा और बाबा के साथ छोटे घरों में रहती थी। इन्होंने कहा कि जब एक केसवाली, केस मतलब वही बाल है, एक ही केसवाली के एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की कहकर बुलाते थे। और जब हम दो केस वाले की बात करते हैं तो दो बाल थे, इसलिए उसे दोक्की कहकर बुलाते थे। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी। अम्मा दो केस वाली को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की समझती थी, किंतु बाबा को इन चीज़ों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। आगे यहाँ पर दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच जा पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की ने चारों तरफ घूम के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक सूखी हुई मुरझाई मेहंदी की एक झाड़ी के पत्ते जो है वो फरफरा रहे थे। पास ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू भर पानी भरकर कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। आगे है यहाँ पर मेहंदी की झाड़ी। जी हाँ, ये मेहंदी है, यहाँ पर मे वाला लिखा हुआ। मेहंदी की झाड़ी में इक्की को धन्यवाद दिया और कहा, मैं इस मदद को हमेशा याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ी और सन्नाटे में एक आवाज़ सुनी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। आगे यहाँ पर इक्की ने घास फूस इकट्ठा कर गाय को खिलाया। इसके बाद उसने गाय के गले में जो बंधी रस्सी है उसको खोल दिया। गाय ने इक्की को धन्यवाद दिया कि वह आगे इस मदद को हमेशा याद रखेगी, और इक्की जो है ऐसे में आगे बढ़ती चली गई। उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला और बोली, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, अंदर आ जाओ। इक्की को झोपड़ी में आकर बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो। आगे कहते हैं यहाँ पर, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर इक्की ने अपने सिर से तौलिया, जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया, उसके सिर पर एक नहीं बहुत सारे बाल थे। इक्की की खुशी का ठिकाना न रहा।
उसने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की सरपट अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी बताई तो दुक्की कहानी सुनते सुनते सीधे जंगल की तरफ भागी। भागती भागती दुक्की को ना तो प्यासी झाड़ी की पुकार सुनाई पड़ी और ना ही भूखी गाय की। वह धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई। बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया कि मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी चीख निकल गई। उसके बचे 2 बाल भी जो है वो झड़ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर रास्ते में गाय ने सींग मारा। मेहंदी की जो झाड़ी थी उसके कांटे चुभो दिए। दुक्की को सबक मिल चुका था। इसके बाद इक्की दुक्की ने अम्मा बाबा के साथ मिलकर वो खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों ये था आपका, जब हम बात करते हैं NCERT रिमझिम क्लास 2 में हिंदी की जो बुक है उसका पूरा समरी, पूरा सारांश, जितने भी चैप्टर्स थे उन सभी को लेकर के यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप ज़रूर चेक करें, जो क्लास 1 का पूरा समरी है। आपका रिस्पांस ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है। वीडियोज़ को आप अगर शेयर करते रहते हैं तो हम आगे के जो आपके चैप्टर्स हैं उनके सारांश को भी यहाँ पर लेकर के ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।